गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो बच्चों ये एक नया चैप्टर है जो कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे होंगे। ये फिज़िकल है और इसमें हम लोग फर्स्ट डे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स। ओके बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों को। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये क्या होता है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होता है बच्चों जो भी रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन की कोई लिमिट होती है, कोई समय होता है, होने की समय होती है या उसके गति होती है। यानी इन सब चीज़ों के बारे में यदि अध्ययन हम लोग करते हैं तो जिस शाखा के अंतर्गत इसके अध्ययन करते हैं उसको हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे मोशन के बेस पे, जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन मोशन। ओके बच्चों, आप जानते भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानते भी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइप ऑफ रिएक्शन जो आप पढ़े बेस्ड ऑन जो मोशन है, गति के बेस पे कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं 3 रिएक्शन की बात करूँगा। एक जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, यानी फास्ट रिएक्शन। कहीं कहीं बुक में वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसे कई ऑप्शन में दे देता है, कोई बात नहीं, मैं केवल फास्ट रिएक्शन की बात करूँगा। एक बीच का मॉडरेट रिएक्शन, और एक सबसे स्लो रिएक्शन। कहीं कहीं वेरी स्लो भी लिख देता है। ओके बच्चों, तो अलग अलग टाइप्स लिखेगा वो अलग बात है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है किसके बारे में अध्ययन करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन आप समझ सकते हो कौन से रिएक्शन होंगे। वे अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, तीव्र गति से, वो वेरी फास्ट हो जाएंगे। मॉडरेट क्या होता है बच्चों, जो दोनों की बीच की कड़ी होता है। स्लो या वेरी स्लो आप समझ सकते हो कौन सी रिएक्शन होंगी। वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से होंगी। ओके बच्चों, तो जो बहुत तेज़ होगा बच्चों, जो बहुत ही फास्ट होगा, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे, यानी इसकी गति के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं। जो बहुत स्लो होगा इसके भी गति के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है जो पलक झपकते ही हो गया, उसके बारे में भी हम पता नहीं कर पाएंगे। और कोई रिएक्शन ऐसा है जो 10,000 वर्षों में या 5,000 वर्षों में पूरी होती हो, जैसे कुछ बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अर्ध आयुकाल से संबंधित होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं। तो यदि उनका स्टडी आप कर रहे हो बैठ के, सपोज कोई साइंटिस्ट है उसका स्टडी करना स्टार्ट किया, क्या वो 5,000 वर्ष तक जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। जब रहेगा ही नहीं तो उसके बारे में वो अध्ययन कर ही नहीं पाएगा। यानी एक बीच की जो रिएक्शन होती है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, इस रिएक्शन के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं, या इसी की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में या काइनेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों। ओके, तो एक बात तो हम अच्छे से समझ गए, आप अच्छे से समझ गए कि किस रिएक्शन का हम लोग अध्ययन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसके मोशन के बारे में, उसकी गति के बारे में, उसकी सांद्रता के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके अभिकारक के बारे में। जो मोशन की बेस पे मैं रिएक्शन बताया हूँ उससे बहुत 4-5 होते हैं। फास्ट का 2 ऑप्शन हो जाता है, वेरी फास्ट, फास्ट। ओके, स्लो का भी 2 पार्ट हो जाता है, स्लो, वेरी स्लो। तो इस तरह से मैं केवल 3 ही बताया हूँ, एक फास्ट, एक मॉडरेट और एक स्लो। फास्ट रिएक्शन वो होते हैं जो बहुत ही तीव्र गति से हों, इनके बारे में भी हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। स्लो के भी बारे में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। जो मॉडरेट होते हैं, दोनों की बीच की कड़ी होता है, ना बहुत तेज़ ना बहुत मंद। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि किस रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो वह है आपका मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, या सबसे जो पहला इस चैप्टर का होगा वह होगा अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर, दोनों कहा जाता है बच्चों, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर या वेग। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात आप याद रखेंगे, दोनों नाम से जाना जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, इसको हम आर से दिखाते हैं और आर बराबर होता है डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ओके बच्चों, अब है क्या डेल्टा सी, क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन। जैसे मैं कोई एक अभिक्रिया दे रहा हूँ ए टू बी, ए अभिकारक है और बी उत्पाद है, इसके बारे में आप जानते हैं। सपोज दैट इसकी जो शुरुआती सांद्रता है वह 5 मोल प्रति लीटर है। ओके, तो ये 0 मोल प्रति लीटर होगा। इसकी वजह क्या है? अभी जब शुरुआत होगा, यानी अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस समय केवल अभिकारक ही होगा, उत्पाद नहीं बना होगा। कुछ समय बाद जब आप अध्ययन करोगे, मान लो मैं 2 सेकेंड बाद स्टडी किया, तो ये हो गया बच्चों 3 मोल प्रति लीटर। ओके, तो इसका रेट कैसे निकालेंगे? तो R इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। डेल्टा सी का मतलब होता है C2 माइनस C1 अपान डेल्टा टी। तो C2 कितना है बच्चों? यहाँ पे 3 है, C1 5 है, बटा में 2 है, अर्थात -2/2 अर्थात -1। ओके, तो इसकी जो सांद्रता आया वह आया 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। यूनिट के बारे में भी बताएंगे। ओके बच्चों, तो डेल्टा सी है क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, चाहे वह अभिकारक हो चाहे वह उत्पाद हो। ये मैं केवल अभिकारक के बारे में ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि ये केवल अभिकारक के बारे नहीं, उत्पाद के लिए भी वही हो। तो अभिक्रिया की दर है क्या? आप कहेंगे, आप डिफिनेशन बनाना अच्छे से जानते हैं। यदि आप डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड मान लें, ओके, तो आपको आर बराबर क्या मिलेगा बच्चों? आर बराबर मिलेगा डेल्टा सी। बस यही डिफिनेशन है। कैसे कहेंगे? किसी अभिक्रिया के अभिकारक, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के एकांक समय यूनिट टाइम में, एकांक समय में होने वाला सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से डिफिनेशन आप लिख लेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी अभिक्रिया के एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। ओके बच्चों, ओके, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, R इक्वल टू डेल सी अपान डेल टी। ओके, तो डिफिनेशन तो हो गया, एकांक समय में होने वाले सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद दोनों के लिए सत्य है ये। अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। डेल्टा सी सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर होगा, और समय का सेकेंड अर्थात मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इसका यूनिट होगा बच्चों। ओके, अब थोड़ी सी इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं, रेट के बारे में, खासकर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, दोनों चीज़ कहा जा सकता है, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वही लिखा था A to B। ओके, आप जानते हो कि इनिशियल में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी यदि 10 है सपोज डैट, तो ये 0 होगा। ये पढ़े हैं आप लोग, इस ऐसे चीज़ें आप पढ़े हैं, खासकर आपको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताए होंगे। जब ये सपोज डैट 5 हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें से 5 निकल गया, तो 5 यहाँ पे बना होगा, 5 मोल प्रति लीटर।
ये भी मोल प्रति लीटर ही है। ओके बच्चों, और हम टाइम का ऑब्जर्व किए हैं, माना कि ये जो प्रक्रिया हुई है वो 2 सेकेंड में हुआ है। ओके बच्चों, मैं मान लिया कि ये 2 सेकेंड में प्रक्रिया हुई है। तो सबसे पहले मैं ए का रेट निकालता हूँ, मतलब अभिकारक का रेट निकालूंगा, अभिकारक का। अभिकारक की दर। ओके, तो अभिकारक का जब आप दर निकालेंगे, मैं लिख रहा हूँ आर ए इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। रखिए ज़रा, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है बच्चों डेल्टा सी का मतलब। तो अंतिम कितना है 5, प्रारंभिक कितना है 10/2, यानी -5/2 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ओके, ऐसे ही आर बी आप निकालेंगे, तो इसका भी फार्मूला सेम डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, बट इसका C2 5 है और C1 आपका 0 है बटा 2, यानी +5/2 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ओके, तो एक चीज़ यहाँ से हम ये सीखे हैं बच्चों, आप क्या देख रहे हो, माइनस यहाँ पे आया है। तो जब भी दर या वेग निगेटिव हो मतलब समझना वो अभिकारक का है, यानी उसकी सांद्रता में कमी हो रही है। यदि कभी भी दर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब उसके सांद्रता में वृद्धि हो रहा है, तभी तो डेल्टा जो सी होगा वो पॉजिटिव आएगा, अन्यथा वो पॉजिटिव नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो आप एक चीज़ समझ गए कि जो अभिकारक होता है उसका रेट हमेशा निगेटिव होता है, और जो उत्पाद होता है, उत्पाद ये प्रोडक्ट है P और ये रिएक्टेंट है R। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ओके बच्चों, तो प्रोडक्ट जो उत्पाद होता है उसका रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो अभिकारक होता है उसका रेट ऑलवेज निगेटिव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात आप समझ गए रेट के बारे में। तो रेट इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, इसका यूनिट हो गया। कैसे फार्मूला निकालते हैं वो समझ लिए। हम ये भी समझ लिए कि रेट किसका निगेटिव होता है और किसका पॉजिटिव होता है। तो याद रहे बच्चों, अभिकारक का रेट निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि उसके सांद्रता में हमेशा कमी ही होगा। यदि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होने लगेगा तो फिर वह रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके सांद्रता में हमेशा वृद्धि ही होगी। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों इसके ग्राफ के बारे में। या इसको प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को या अभिक्रिया के वेग को या दर को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो सबसे पहले मैं कारक पढ़ूंगा सांद्रता, कि सांद्रता का रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके बच्चों, पहले R इक्वल टू होता क्या है, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। तो एक चीज़ तो मिल गया, R प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सांद्रता बढ़ेगी अर्थात सांद्रता में परिवर्तन भी बढ़ेगा। यदि सांद्रता बढ़ेगी तो यदि सांद्रता में परिवर्तन या सांद्रता बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, यानी आप समझ गए, रेट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर सांद्रता परिवर्तन या सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा बच्चों प्रभाव। हाँ बेटा, कौन? नहीं जी, जाओ उधर बैठो, छोड़ दो उसको, उल्लू छोड़। अब ताप के बारे में बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, और आप बहुत सारे रिएक्शन ऐसे पढ़े हैं बच्चों जिसमें आप ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। एकदम चुप रहो, बैठो यहाँ पे आराम से। हाँ बैठो, आराम से बैठी रहो।
तो बच्चों क्या होता है, यदि मान लीजिए लग गई चोट, चोट लग गई, जाओ मम्मी के पास जाओ। ओके बच्चों, तो सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ता है, जो अभिक्रिया की दर होती है वह जो सांद्रता होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे सांद्रता हम बढ़ाएंगे अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, अब हम ताप की बात कर रहे थे, तो ताप का कैसे प्रभाव पड़ता है बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ये मान लीजिए आप H2 रखे हो सपोज दैट, है ना, और N2 से क्रिया करा रहे हो, इसमें आप N2 रखे हो। ओके, सबको पता है अमोनिया गैस बनता है, हाँ, हालांकि बैलेंस नहीं किया लेकिन आप बैलेंस जानते हैं, N2 + 3H2 = 2NH3 होता है। ओके, तो क्या होता है बच्चों, जब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको आप हीट करोगे, तो क्या होंगे, जो अणु के जो वेग होंगे यानी जो इनकी गति होगी वो बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में आके रिएक्ट बहुत तेज़ी से करेंगे, और जब रिएक्ट तेज़ी से करेंगे तो उत्पाद भी बहुत तेज़ी से बनेगा। ओके बच्चों, तो टाइम इसका लैप्स होगा, यानी टाइम कम लगेगा, यानी मेरे कहने का मतलब है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनकी गति बढ़ेगी, जब गति बढ़ेगी यानी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी मतलब अभिक्रिया तेज़ी से होगा, तो जब अभिक्रिया तेज़ी से होगी तो जो समय होगा वो कम लगेगा। तो आप देख लो समय और रेट के बीच क्या रिलेशन है, यानी यदि समय कम लगेगा तो रेट जो होगा अधिक होगा, रेट जो होगा वो अधिक होगा। ओके बच्चों, यहाँ से हट जाओ, लाइट नहीं आ रही है, आराम से देखना, हिलना नहीं, हिलेगा नहीं, अब ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि जैसे ही रेट यानी जो रेट होगा, जो जो समय होगा, समय कम लगेगा तो हमारा रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, तो हम एक चीज़ समझ गए कि जो टेम्परेचर भी होता है यानी जो रेट होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा टी के। इसका मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। ओके, तीसरा है जो प्रभाव है बच्चों, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का प्रभाव, ओके, उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता है बच्चों, जैसे मान लीजिए उत्प्रेरक करता क्या है, सबसे पहले हम उत्प्रेरक के बारे में जान लें। उत्प्रेरक क्या करता है बच्चों की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में शायद आप नहीं जानते, बट इसके बारे में मैं बताऊंगा होता क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जिससे अभिक्रिया स्टार्ट होती है। ओके, अभी बताएंगे आगे जस्ट। तो बस जानिए कि सक्रिय ऊर्जा होती है उसको कम कर देती है, यानी आप सीधे शब्दों में ये समझें तो जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, तेज़ कर देगा। तो जब वेग तेज़ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगी, टाइम कम लगेगा तो रेट अधिक होगा। ओके बच्चों, तो जो हमारा रेट होता है वह उत्प्रेरक के भी अनुक्रमानुपाती होता है। कई बच्चे ये सोचते होंगे सर उत्प्रेरक तो निगेटिव ही तो होता है, तो यदि निगेटिव होगा तब क्या होगा, बेटा हिल जाएगा, हट जाओ वहाँ से। ठीक है, तो उत्प्रेरक यदि उत्प्रेरक के अनुसार आप सोच रहे हो यदि नेगेटिव होगा कैटेलिस्ट तो रेट कम होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। यदि नेगेटिव कैटेलिस्ट होगा तो उसकी सांद्रता को डिक्रीज़ करेगा, तो डिक्रीज़ करेगा तभी भी तो डेल्टा अधिक आएगा, हमको तो डेल्टा से मतलब है ना, तभी भी डेल्टा अधिक आएगा। जब डेल्टा अधिक आ जाएगा तो जाहिर सी बात है रेट भी अधिक होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग जो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस पर किस किस चीज़ का क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर या तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, इसको इंग्लिश में इंस्टेनियस कहते हैं बच्चों, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको भी आर से ही दिखाते हैं, आर से ही दिखाते हैं, बट होता क्या है, यदि सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो डीसी हो, डीसी का मतलब होता है बहुत छोटा परिवर्तन हो, और जो टाइम इंटरवल भी ले वो बहुत छोटा लें, dt, तब R = होता है बच्चों dc/dt। याद रहे बच्चों, डी के पदों में डिफरेंशियल फॉर्म या इंस्टेनियस फॉर्म होता है। तो तात्क्षणिक होता क्या है बच्चों, तात्क्षणिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तात्क्षणिक होता है तत्काल का,
तत्काल का मतलब क्या है? तत्काल का मतलब ये है कि यदि मैं 10 सेकेंड में कहूँ तो 10 सेकेंड का मतलब होता है 0 to 10 सेकेंड। ओके, बट मैं कहूँ 10वें सेकेंड, एकदम एग्जैक्ट 10वें, यानी एकदम एग्जैक्ट इसी पे मैं बात करूँगा, न इसके जस्ट आगे न इसके जस्ट पहले। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब एकदम एग्जैक्ट टाइम पे बात किया जाएगा ना तो उसको हम कहते हैं इंस्टेनियस, तत्काल। एकदम तत्काल की मैं बात करूँगा, या उसी समय या उसी क्षण की बात की जाएगी, उससे बाद नहीं, उससे दूर नहीं। ओके बच्चों, तो इंस्टेनियस जो वेलासिटी होता है वो एकदम तात्क्षणिक होता है, तुरंत का होता है, यानी उसी समय की हम बात करते हैं, उसके बाद की हम बात नहीं करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिए। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया यदि है, अब पढ़ेंगे हम लोग कोई अभिक्रिया है तो किसी अभिक्रिया का जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनके अभिक्रिया के वेग में रिलेशन क्या होता है। ओके बच्चों, अब जैसे मैं लिखा नाइट्रोजन का ले रहा हूँ N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ओके, अब इसके बारे में हमको अध्ययन करना है या इसके रेट के बारे में लिखना है। एक बात याद रहे हमेशा बच्चों, जो रेट होता है ना वो तो अलग अलग होता है, बट जो एवरेज रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वह इक्वल होता है। एवरेज रेट के बारे में आप जानते हो, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ओके, यानी संख्या से भाग कर देते हैं। तो कभी भी जब इनके समीकरण लिखना हो, रेट का इक्वेशन लिखना हो, ये केवल सीखना है बच्चों। यदि आपका रेट का इक्वेशन लिखना है, रेट इक्वेशन, तो कैसे लिखते हैं देखो बच्चों, डी का मतलब वही था, डेल्टा भी आप लिख सकते हो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपान dt, ये पॉजिटिव होगा, क्यों, अभिकारक है ना तो पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ पे बराबर कर दोगे, DH2 अपान dt, 3 से गुणा है तो आप 3 से भाग कर दोगे। ओके, बस ये ध्यान है, इसको भी पॉजिटिव लिखाओगे आप, इक्वल टू DNH3 अपान dt। ओके बच्चों, इसमें 2 से गुणा है तो आप 2 से भाग कर दोगे और इसको निगेटिव दिखाओगे। इस तरह से ये जो हम समीकरण लिखे हैं बच्चों, यही है रेट का इक्वेशन किसी भी समीकरण के लिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, याद रहे। कैसे आते हैं बच्चों, हो सकता है मैं अमोनिया की दर दे दूं और हाइड्रोजन की दर पूछ दूं, हो सकता है हाइड्रोजन का दर दे दूं और आपका अमोनिया का नाइट्रोजन का पूछ दूं। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस हेर फेर करते हुए आ जाते हैं। एक और दे रहा हूँ मैं आपको, हाफ H2 हाफ I2 इक्वल टू HI। ओके, इसका मैं रेट लिख रहा हूँ बच्चों, तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपान dt पॉजिटिव में रहेगा, तो 1/2 से यानी गुणा है तो 1/2 से भाग करोगे, तो जब 1/2 से भाग यानी यूँ समझो 2 से भाग है तो अब 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से जब आप भाग करोगे ना तो 1/2 से जब भाग करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 से गुणा हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे। जब 2 से भाग है तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा है तो 2 से भाग कर दो, बस ये ध्यान देना है। इक्वल टू DI2 अपान dt 2 इक्वल टू माइनस DHI अपान dt। ओके बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक और साथ ही साथ तात्क्षणिक वेग को कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, तात्क्षणिक वेग को लिखने के कई तरीके हैं बच्चों, जैसे R बराबर मैं बताया था ना DC अपान dt, तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है लिमिट के पदों में, डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा C अपान डेल्टा C t। शायद मेरे मैथ वाले जो बच्चे होंगे या जो मैथ के बच्चे होंगे इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, और हम लोगों ने कैसे हम किसी समीकरण को, कोई समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, तो उसके कैसे रेट इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन किए। ओके बच्चों, आज के दिन या इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद अगले वाले वीडियो में बच्चों मैं आपको आगे की चीज़ बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।